हेलो दोस्तों, जेम्स क्लास 91 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट की रसायन विज्ञान, जिसका पाठ विलयन चल रहा था। और इस पाठ के 4 लेक्चर हो चुके थे पहले। आज हम लोग 5वें लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली पढ़ेंगे, और फिर परासरण पढ़ेंगे, और विसरण पढ़ेंगे, विसरण और परासरण में अंतर पढ़ेंगे, और परासरण ताप पढ़ेंगे। इतनी चीजों को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी अर्धपारगम्य झिल्ली की? वह झिल्ली जिससे विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं। विलायक के अणु क्या होते हैं? आर पार जा सकते हैं, आर पार जा सकते हैं, परंतु विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते हैं। परंतु विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते हैं, उस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। वो झिल्ली क्या कहलाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। ठीक, तो वह झिल्ली जिसमें विलायक के अणु आर पार, जिससे होकर विलायक के अणु आर पार निकल जाए परंतु विलेय के अणु आर पार न जा सके, उस झिल्ली को हम लोग क्या कहेंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हमको पढ़ना है, हाँ, जैसे एग्जाम्पल क्या होगा अर्धपारगम्य झिल्ली का? जैसे जंतु तथा वनस्पति के कोषों अर्थात सेलों के ऊपर जो झिल्ली होती है, अर्थात कोष्ठों के ऊपर जो झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। चने का आवरण है, अंडे का छिकला अर्थात अंडे का आवरण है, और कहे का अंगूर तथा किशमिश का आवरण। ठीक है, ये सब अर्धपारगम्य झिल्ली के एग्जाम्पल है। जैसे में हम लिख सकते हैं बकरे के मूत्राशय की झिल्ली या आवरण। ठीक, अंगूर का आवरण, अंगूर का आवरण। ठीक है, और वनस्पति तथा जंतुओं के कोषों अर्थात सेलों के ऊपर जो झिल्ली पाई जाती है, उसका भी आवरण क्या होगा? अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परासरण। तो परासरण क्या होता है? ऑस्मोसिस परासरण कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? इसमें विलायक के अणु गति करेंगे, वो भी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, और ये गति करेंगे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। ठीक, तो परासरण की परिभाषा ये होगी, परासरण ना, परासरण वह क्रिया होती है जिसमें विलायक के अणु, ठीक, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, जिसमें विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य
झिल्ली से होकर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह क्या कहलाता है? प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए। विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह करना क्या कहलाता है? प्रवाहित होना अणुओं का क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अच्छा, परासरण की क्रिया दो प्रकार की होती है, अंतःपरासरण और बाह्य परासरण। परासरण कितने प्रकार का होता है? परासरण की क्रिया दो प्रकार की होती है। परासरण की क्रिया कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की, एक अंतःपरासरण और दूसरा बाह्य परासरण। तो इतना हो गया है। अब देखते हैं परासरण की क्रिया अंतः प्रकार की कैसे होगी। अंतः का मतलब यह है कि इसमें विलायक के अणु वस्तु में अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। ठीक, तो उस क्रिया को हम लोग अंतःपरासरण कहेंगे। जैसे अंतःपरासरण में क्या होगा? जैसे चने को हम लोग पानी में डालते हैं या राजमा को पानी में डालते हैं तो वो फूल जाता है, किशमिश को पानी में डालते हैं तो वो फूल जाता है। अर्थात इन सब वस्तुओं में जल अंदर की ओर प्रवेश करता है, बाह्य परत से, उसके बाह्य आवरण से अंदर को प्रवेश करता है। तो परासरण की क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक, अंतःपरासरण। जैसा अंतः मतलब होता है इंटरनल, ठीक अंदर की ओर प्रवेश करना। तो अंतःपरासरण में क्या होगा कि इसमें क्या होगा? जल के अणु अर्थात विलायक के अणु वस्तु के अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, जैसे किसमें होता है? किशमिश में होगा ये, किशमिश में ये क्रिया होगी और चने में होगी, चना। ठीक है, इसमें आग्नेय क्रिया होगी। अच्छा, बाह्य परासरण। तो बाह्य परासरण का मतलब बाहर परासरण होगा, अर्थात परासरण की क्रिया बाहर की ओर होगी, अर्थात विलायक के अणु बाहर जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? अंगूर को यदि हम चीनी या नमक के सांद्र विलयन में डाल दें तो अंगूर क्या होता है? पिचक जाता है, अर्थात सिकुड़ जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? अंगूर को चीनी या नमक के सांद्र विलयन में डालने पर क्या होता है? सिकुड़ जाता है।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी परिभाषाएं आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखो परासरण हो गए, अब हम लोग पढ़ेंगे विस्तरण। क्या पढ़ेंगे? विस्तरण। तो देखते हैं विस्तरण क्या होता है। विस्तरण वो क्रिया होती है जैसे गैसों में विस्तरण होता है, तो जिसमें विलेय और विलायक दोनों के कण या अणु एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। जैसे गैसों में विसरण होता है, इसमें अणु जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को कि विसरण क्या होता है। तो हम देखो कैसे परिभाषित करते हैं विसरण को। विसरण तो वह क्रिया जिसमें विलेय तथा विलायक, या आप ऐसे कहें तो विलायक तथा विलेय, ठीक, विलेय तथा विलायक या विलायक तथा विलेय, ठीक। वह क्रिया जिसमें विलायक तथा विलेय के अणु एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करना या विपरीत गति करना, विपरीत गति करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। विलेय और विलायक दोनों के कण एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करें तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? विसरण कहलाएगी। अब हम लोग पढ़ेंगे विसरण और परासरण में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं अंतर क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग विसरण और परासरण में अंतर। विसरण तथा परासरण में अंतर। तो एक तरफ लिख लेंगे विसरण और एक तरफ लिख लेंगे परासरण। तो ये हमारा विसरण हो गया, ये हो गया परासरण। ठीक है, तो इसमें अंतर हम लोग जानेंगे, विसरण और परासरण में अंतर। तो विसरण में क्या होगा? अच्छा, विसरण की क्रिया जब होती है तो उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। तो एक तो अंतर यही हो जाएगा, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। नहीं होती। और इसमें क्या हो जाएगा? अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। बहुत सावधानी से समझ पा रहे होंगे आप लोग कि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा नंबर क्या होगा कि इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, इसमें नहीं होती है। नंबर दूसरा क्या होगा? इसमें विलेय तथा विलायक दोनों के कण एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। इसमें, या आप ऐसे लिख लो, विलायक तथा विलेय दोनों के कण कहते हैं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। दोनों के कण
गति करते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। और इसमें केवल क्या होता है, विलायक के कण गति करते हैं, विलायक के कण गति करते हैं, केवल विलायक के कण गति करेंगे। देखो दो अंतर हो गए, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, परास्पर में अर्धपारगम्य झिल्ली, सॉरी इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें विलेय या विलायक तथा विलेय दोनों के कण गति करते हैं, और इसमें केवल क्या होते हैं, विलायक के कण केवल गति करते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर तीसरा, इसमें क्या होता है, इसमें विलेय के कण, ऐसे लिख देंगे, इसमें विलेय के कण कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन से सॉरी अधिक सांद्रता वाले, इसमें क्या करेंगे, कण जो है अधिक सांद्रता वाले, इसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, विलयन की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें केवल विलायक के कण या अणु, ठीक है, इसमें केवल विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या करेंगे, गति करते हैं। अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। तो ये भी चीजें आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। विसरण और परासरण में 3 अंतर हम लोग सीख गए बहुत आसानी से। अब हम लोग सीखेंगे परासरण दाब क्या होता है। क्या सीखेंगे, परासरण दाब। तो देखते हैं परासरण दाब क्या होता है। अच्छा, परासरण दाब जो होता है द्रव स्थिति की दाब के बराबर होता है। और हम लोग फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं द्रव स्थिति की दाब जो होता है वो P बराबर HBG होता है। P बराबर HBG होता है। तो पहले हम सीखेंगे परासरण दाब की परिभाषा। परासरण दाब, परासरण दाब। परासरण दाब क्या होता है इसकी परिभाषा हम लोग सीखेंगे। तो ये क्या होता है, द्रव स्थिति की दाब के बराबर दाब होता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, इसकी परिभाषा शार्ट में ऐसे लिख सकते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा
विलायक के कणों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का विलेय के कणों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों को कर देते हैं, विलायक के कणों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों को विलेय के कणों से अलग करने के लिए, देखो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों को विलेय के कणों से अलग रखने के लिए विलायक के कणों को, देखो एक बार फिर से देख लीजिए, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों को विलेय के कणों से अलग रखने के लिए लगाया गया दाब, रखने के लिए लगाया गया न्यूनतम या लगाया गया दाब, ठीक है, लगाया गया न्यूनतम दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। यह दाब द्रव स्थिति की दाब के बराबर होता है। यह परासरण दाब द्रव स्थिति की दाब के बराबर होता है। परासरण दाब द्रव स्थिति की दाब के बराबर होता है। द्रव स्थिति की दाब के क्या होता है? बराबर होता है परासरण दाब। अच्छा, तो परासरण दाब क्या हो जाएगा? परासरण दाब को P से लिखते हैं, P बराबर द्रव स्थिति की दाब, तो P बराबर क्या हो जाएगा? HdG, जहां पर P जो परासरण दाब होगा, H जो है द्रव स्तंभ की ऊंचाई होगी, जो फनल उल्टा करके लटकाया जाएगा उसमें चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई होगी, और D जो है द्रव का घनत्व होगा, और G गुरुत्वीकरण होगा। तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों को विलेय के कणों से अलग रखने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। और परासरण दाब क्या होता है? द्रव स्थिति की दाब के बराबर होता है। तो द्रव स्थिति की दाब क्या होता है? P बराबर HdG। तो परासरण दाब को भी P से ही डिनोट करेंगे, और HdG जो होता है द्रव स्थिति की दाब होता है, जहां पर द्रव स्तंभ की ऊंचाई H होगी, अर्थात जो फनल उल्टा करके लटकाया जाएगा उसमें चढ़े हुए द्रव की ऊंचाई होगी, और D द्रव का घनत्व होगा, और G क्या होगा? गुरुत्वीकरण होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग आसानी से समझ पाए होंगे। अच्छा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।